हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की तीसरी चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है धातु अधातु। जिस चैप्टर का क्या नाम है? धातु अधातु। इंग्लिश में कहे तो मेटल और नॉन मेटल, इंग्लिश में कहे तो मेटल और नॉन मेटल, जिसका हम लोग 4 क्लास पीछे पढ़ चुके हैं, समझ गए? जिसका हम लोग पीछे 4 क्लास पढ़ चुके हैं। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो लेक्चर नंबर 5। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो लेक्चर नंबर 5। तो चलिए, पीछे हम आप लोग को क्या क्या बताए थे? सबसे पहले बताए थे धातु क्या है, धातु का भौतिक गुण, धातु का रासायनिक गुण। उसके बाद अधातु क्या है, अधातु का भौतिक गुण और अधातु का रासायनिक गुण बताए थे। इतना कुछ हम आपको बता चुके हैं। चलिए हम यहाँ पर अब लिखते हैं। चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो क्लास को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम आपको सबसे पहले बताए धातु। क्या बताए? धातु के बारे में बताए। उसके बाद धातु के भौतिक गुण के बारे में बताए। उसके बाद इसका रासायनिक गुण भी बताए। क्या बताए? रासायनिक गुण। चलिए, उसके बाद हम आपको बताए थे अधातु के बारे में। उसके बाद हम आपको क्या बताया? अधातु के बारे में। सबसे पहले बताए थे अधातु क्या है, उसके बाद अधातु का भौतिक गुण, और उसके बाद रासायनिक गुण बताए थे। समझ गए? आज हम आपको बताएंगे दोनों में अंतर। क्या बताएंगे? एक देखिए भौतिक गुण के आधार पर अंतर और एक रासायनिक गुण के आधार पर अंतर। यदि आपको कहेगा सिर्फ अंतर लिखने के लिए, यदि आपको एग्जाम में कहेगा सिर्फ अंतर लिखने के लिए, कहेगा आपको अंतर लिखने के लिए, क्वेश्चन क्या रहेगा? धातु और अधातु में अंतर लिखें। आपको क्या रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन? जो धातु और अधातु में अंतर लिखे। यदि सीधे कह दिया धातु और अधातु में अंतर लिखे, तो आप शांतिपूर्वक किसी भी आधार पर लिख लेंगे, लेकिन आपको कंडीशन दे देगा, आपको कंडीशन दे देगा रासायनिक गुण के आधार पर लिखे या भौतिक गुण के आधार पर लिखे, तब आपको लिखना होगा जो कहेगा वो। यदि डायरेक्ट कह दिया धातु और अधातु में अंतर लिखे, तब तो आराम से आप लिख देंगे, कोई लिख देंगे, जो आसान लगेगा वही लिख देंगे। और यदि इसमें कंडीशन दे दिया जो भौतिक गुण के आधार पर लिखे या रासायनिक गुण के आधार पर लिखे, आपको कंडीशन क्या दे देगा? भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर। समझ गए? या आपको कंडीशन क्या दे देगा? रासायनिक गुण के आधार पर। आपको यहाँ पे लिखना होगा, कहेगा यदि भौतिक गुण के आधार पे तो भौतिक गुण के आधार पे लिखना होगा, कहेगा रासायनिक गुण के आधार पे तो रासायनिक गुण के आधार पे आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे अंतर जो है जब भी पूछेगा वो पूरे 5 नंबर में पूछता है। समझ गए? आपको भौतिक गुण के आधार पे 9 के बराबर पूछता है। समझ गए? ये भौतिक गुण के आधार पे 9 के बराबर पूछता है सिर्फ और सिर्फ रासायनिक गुण के आधार पे, और पूरे 5 मार्क्स में पूछता है। समझ गए? पूरे 5 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग भौतिक गुण के आधार पर अंतर देखते हैं और एक बार रासायनिक गुण के आधार पर अंतर देखते हैं। तो भौतिक गुण के आधार पे क्या है, वो आसान है, लेकिन यही बात करें रासायनिक गुण के आधार पे तो वो थोड़ा टफ है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे भौतिक गुण के आधार पे। क्या देखेंगे? पहले देखेंगे भौतिक गुण के आधार पे धातु अधातु में अंतर। भौतिक गुण के आधार पे सबसे पहले लिखेंगे जो धातु में चमक पाई जाती है। धातु चमकदार होती है और अधातु चमकदार नहीं होती है, लेकिन एक अधातु में अपवाद होता है।
आयोडीन, वो अधातु होते हुए भी क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। वो क्या होते हैं, अधातु होते हुए भी चमकदार होते हैं। अब देखिए, धातु में तन्यता की गुण होती है और अधातु अवधि की गुण होती है, लेकिन यही बात करें अधातु में, तो अधातु में तन्यता और अधातु अवधि की गुण नहीं होती है। तो कहेंगे धातु में अधातु अवधि एवं तन्य होते हैं, लेकिन यही बात करें अधातु अधातु अवधि एवं तन्य नहीं होते। ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। अब जानिए तीसरी, देखिए धातु जो होते हैं वो विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं। धातु जो होते हैं विद्युत और ऊष्मा का क्या होते हैं, चालक होते हैं, लेकिन अपवाद में है शीशा। अपवाद में क्या है, शीशा। ये क्या होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के चालक नहीं होते। लेकिन यही बात करें हम इसका, क्या कहते हैं, अधातु का, तो अधातु जो है विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करता है। लेकिन एक अधातु में भी अपवाद है, वो क्या है, वो ग्रेफाइट है। वो क्या है, ग्रेफाइट। वो विद्युत और ऊष्मा दोनों का क्या करता है, चालन करता है। समझ गए, तो लिख देंगे अधातु जो है ना विद्युत और ऊष्मा का क्या होते हैं, उचालक होते हैं। लेकिन इसमें आप एक अपवाद में लिख लीजिएगा, ग्रेफाइट, अपवाद इसमें लिख लीजिएगा ग्रेफाइट। समझ गए, ग्रेफाइट क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। समझ गए, चलिए अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर में देखिएगा, धातु प्रायः ठोस होती है। धातु प्रायः क्या होती है, ठोस होती है। लेकिन अधातु जो होते हैं ठोस भी होते हैं और गैस भी होते हैं। लेकिन अधातु में एक अपवाद में है, ब्रोमीन, जो द्रव में पाए जाते हैं। धातु जो है सिर्फ और सिर्फ ठोस होते हैं, लेकिन अधातु ठोस भी होते हैं, गैस भी होते हैं और एक अपवाद में वो द्रव में भी होते हैं। समझ गए, तो अधातु प्रायः ठोस एवं गैस होती है, लेकिन एक अपवाद में है जो कौन है, ब्रोमीन। ये क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। कौन से अवस्था में होते हैं, द्रव में, ब्रोमीन, ये द्रव अवस्था में होते हैं। समझ गए, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक, अब देखिए धातु जो होता है ना, धातु का गलनांक और क्वथनांक, यानी धातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। लेकिन वही बात करें अधातु की, अधातु की गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। क्या होते हैं, निम्न होते हैं। अब ये देखिए बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता रहता है, जो गलनांक यानी गलनांक का दूसरा नाम क्या है, द्रव्यनांक है। ये द्रव्यनांक और क्वथनांक नहीं समझता है। द्रव्यनांक कहने का मतलब ये होता है जो कोई भी चीज द्रव में बदल जाए, यानी जैसे यह मार्कर है, ये क्या चीज में बदल जाएगा, जैसे इसे पिघलाएंगे, अभी ये ठोस है, इस पे टेम्परेचर देंगे तो ये पिघल के द्रव में बदल जाएगा। समझ गए, ये पिघल के क्या होगा, द्रव में बदल जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका द्रव्यनांक हुआ। समझ गए, लेकिन अब इसे और टेम्परेचर देंगे तो ये खोलने लगेगा। ये क्या हो जाएगा, खोलने लगेगा। यानी जब वो खोलने लगा तो वो क्या हो गया, क्वथनांक हो गया। और जब वो सिर्फ द्रव में बदला तो वो क्या हो गया, इसका द्रव्यनांक हो गया। तो यही धातु अधातु में भौतिक गुण के आधार पर क्या था, अंतर था। जो आपको पूछेगा तो पूछेगा कितने मार्क में, 5 मार्क्स में पूछेगा। समझ गए, लेकिन यह पूछता नहीं है। अब देखते हैं रासायनिक गुण के आधार पर, हम क्या देखेंगे अब, रासायनिक गुण के आधार पर। देखिए रासायनिक गुण के आधार पर धातु अधातु में अंतर। देखिए सबसे पहले यह विद्युत के धनात्मक होते हैं। थोड़ा एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, धातु जो होते हैं, धातु एक साइड हम धातु लिखते हैं और एक साइड हम क्या लिखते हैं, अधातु। हम आपको पीछे बताए भी थे, जो अधातु के बारे में बताए थे, जो अधातु जो होते हैं वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इसीलिए उस पर कौन सा चार्ज आता है, आवेश, ऋण आवेश आता है। उस पर कौन सा चार्ज आता है, ऋण आवेश आता है। अब देखिए जैसे में हम बात करते हैं धातु, धातु में हम किसी धातु के ले रहे हैं, वो धातु क्या है, सोडियम। वो धातु क्या है, सोडियम। अब बात करते हैं अधातु की, अधातु में हम लेते हैं क्लोरीन। क्या लेते हैं, क्लोरीन। अब बताते हैं Cl। अब देखिए धातु ये नहीं, ये सोडियम, इस सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। लेकिन यही क्लोरीन की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है। कितनी होती है, 17। अब देखिए इस दोनों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। क्या निकालेंगे,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए क्या किया जाता है, जैसे हम सोडियम लिए, क्या लिए, ये सोडियम। अब देखिए ये सोडियम के जो प्रथम कक्षा होंगे ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, सजा दिए। चलिए अब फिर से हम दूसरा घर बनाते हैं। चलिए अब जैसे ही हम दूसरा घर बनाए, और आपको पता है दूसरा घर में कितना आदमी को एंट्री देना है, सिर्फ 8 व्यक्ति को। कितना को देना है, 8 को। तो 8 को बैठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब एक बात आप देखिए, अब कितना हुआ, 8 2 10 से हुआ। देखिए 2 8 10 हुआ। अब एक और देंगे तब 11 होगा, यानी इसका एक घर और बनाना पड़ेगा। एक घर क्या होगा, और बनेगा। अब एक घर और क्या होगा, बनेगा। अब देखिए अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, एक, चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचा ही हुआ है, तो सबसे जो लास्ट कक्षा होता है ना, उसी कक्षा को बृहत्तम कक्षा कहा जाता है। जो सबसे अंतिम घर होता है उसी को क्या कहा जाता है, बृहत्तम कक्षा कहा जाता है। तो इनके बृहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। अब हम थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए पहला कक्षा में 2 आदमी, दूसरा कक्षा में 8 आदमी, तीसरा में भी 8। तो कितना हुआ, 8 8 16 2 18, ज्यादा हो गया। चलिए ये 17 हो गया, 8 7 15 2 17। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, ये Cl है। अब देखिए ये प्रथम कक्षा बना है, प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब बनाते हैं हम दूसरी कक्षा लेते हैं। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन देना है हमें, कितना बचा है, 7। ये 7 को हम क्या करेंगे, इसमें बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसको घर भरने के लिए एक आदमी की क्या है, जरूरत है। और इसको देखिए, इसको घर भरने के लिए 7 आदमी की जरूरत है। देखिए इसको घर भरने के लिए 7 आदमी चाहिए, और इसको घर भरने के लिए 1 आदमी चाहिए। अब देखिए एक आदमी को व्यवस्था करना आसान है या 7 आदमी को व्यवस्था करना आसान है, एक आदमी को ढूंढ के लाना आसान है या 7 आदमी को ढूंढ के लाना आसान है। अब देखिए आपको यदि कोई काम है, तो जब 7 आदमी को लाना पड़ेगा तो वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन वही बात करेंगे हम एक आदमी को, वही बात करेंगे हम एक आदमी को, तो वो क्या होगा, वो थोड़ा आसान होगा, समझ गए। तो हमें एक आदमी को ढूंढना क्या होगा, आसान होगा। लेकिन 7 आदमी को ढूंढना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये क्या करेंगे, सोडियम क्या करेंगे, यह एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। किसको दे देता है, यह एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। किसको, क्लोरीन को। क्या किसको दे देगा, क्लोरीन को। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, तब देखिए यहाँ पे जाकर क्या होता है। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ये दे देगा, अब क्लोरीन बेचारा क्या करेगा। अब देखिए यह एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने न रख करके यह इसको दे देगा, समझ गए। यह एक इलेक्ट्रॉन अब देखिए ये क्या करेगा, अब ये एक इलेक्ट्रॉन उठा के ये अपना वाला एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या इसको दे देगा। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, घर भर जाएगा। इसका घर क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अब इसका घर क्या हो गया, पूरा फुलफिल हो गया। यानी यह इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इसको। इसीलिए आप क्लोरीन पे आप देखते होंगे हमेशा Cl- लिखा हुआ था। क्लोरीन पे आप क्या देखते हैं, हमेशा लिखा हुआ Cl-। क्लोरीन पे आप क्या देखते हैं, हमेशा Cl- लिखा हुआ था, समझ गए। क्यों, क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और सोडियम पे आप देखते होंगे Na+1, क्योंकि यह हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं। बाबू जो देता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पे धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उस पे ऋण आवेश। अब बताइए यह जो धातु होगा वो विद्युत का धनात्मकता होगा या ऋणात्मकता। तो ये जो धातु होगा वो विद्युत का क्या होंगे, धनात्मक होंगे।
लेकिन वही बात करें अधातु का, अधातु क्या होगा, विद्युत का ऋणात्मक होंगे। समझ गए। चलिए, तो अब इसी बात को क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, तो देखिए धातु क्या होते हैं, यह विद्युत का धनात्मक होते हैं। देखिए अधातु जो होते हैं वो विद्युत का क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब का सब क्या है, अधातु है। और इस पे कौन कौन से चार्ज होते हैं, माइनस चार्ज, यानी विद्युत क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और धातु जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, धातु है। इस पे कौन से चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज, यानी विद्युत या क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। चलिए, धातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। धातु धातु जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। अब वही बात करें, उसका उल्टा अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। सॉरी, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। समझ गए। चलिए, अब तीसरा कहते हैं, धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाता है, यानी भस्म बनाता है। धातु का जो ऑक्साइड होगा वो, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, यानी लवण बनाते हैं। देखिए, ये सोडियम ऑक्साइड प्लस जल से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार है, यानी भस्म है। ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, क्षार है, यानी भस्म है। अब देखिए, अब अधातु के ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, वो अम्ल बना लेता है। वो क्या बना लेता है, अम्ल बना लेता है। समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, धातु जल से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। धातु जो अम्ल से अभिक्रिया करता है, धातु जब जल से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन यही बात करें हम इसका, क्या किसकी बात करते हैं, अधातु की, तो अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। चलिए, और इसका पांचवा देखिए, धातु प्रायः जल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन वही बात करें, अधातु यह अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं, यानी अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। अधातु न जल से अभिक्रिया करता है, नहीं अम्ल से अभिक्रिया करता है। समझ गए। अब धातु अभिक्रिया करता है, धातु जो है जल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यही था धातु अधातु में रासायनिक गुण के आधार पर अंतर। किसमें था, धातु और अधातु में, धातु एवं अधातु, रासायनिक गुण के आधार पे इसमें अंतर है। समझ गया। चलिए, अब हम लोग चलते हैं, एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आयनिक यौगिक। क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। अब हम लोग जानते हैं आयनिक यौगिक के बारे में। समझ गए। चलिए, अब आयनिक यौगिक के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। चलिए, इसे मिटा देते हैं और इसी पे लिखा जाए। अब देखिए, अब हमारा हेडिंग क्या है, आयनिक यौगिक। यौगिक, इसका दूसरा नाम है सहसंयोजक यौगिक। इसका दूसरा नाम क्या है, सहसंयोजक। इसका दूसरा नाम क्या है, सहसंयोजक यौगिक। समझ गए। अब देखते हैं हम लोग ये आयनिक यौगिक क्या होते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, यह आयनिक यौगिक क्या होते हैं। चलिए, यह आयनिक यौगिक क्या होते हैं। चलिए,
अब आयनिक यौगिक बताने से पहले आपको यह याद रखना होगा धातु और अधातु। अब देखिए सबका परमाणु संख्या याद होना अनिवार्य है, समझ गए? सबका परमाणु संख्या क्या होना अनिवार्य है? याद होना अनिवार्य है, समझ गए? अब जैसे कि देखिए, जैसे कोई धातु लेते हैं हम लोग, एक चीज आप गौर करके देखिएगा, ये धातु है मान लेते हैं और ये अधातु है। ये क्या है? धातु है। ये क्या है? धातु है। और ये क्या है? अधातु है। यह धातु है और ये क्या होते हैं? अधातु। अधातु है। अब देखिए ये क्या करता है, धातु क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इसको दे देता है। धातु क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को अधातु को देता है। धातु क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को अधातु। अब ये दोनों आदमी आपस में मिल के अब ये जो बनाएगा NaCl बना देता है। क्या बना देता है? NaCl। अब देखिए ये धातु जो होता है ना, धातु अपना इलेक्ट्रॉन अधातु को देता है। यानी धातु अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? अधातु को। यानी धातु हमेशा सिर्फ देने का काम करता है। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है। एक चीज हमेशा याद रखेगा, जो धातु होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा। धातु क्या करता है? धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है। हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। ये क्या करता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है। और अधातु जो होता है, अधातु यह हमेशा क्या करता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है। समझ गए? अधातु क्या होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है। अब वही बात करें हम धातु की, तो धातु क्या करता है? हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु क्या करता है? लेता है। अब देखिए इसके जो प्लस ऊपर में था और इसके माइनस था, ये क्या किया बेचारा, इसको दे दिया। इसको एक एक्स्ट्रा था और उसको एक घटी था। ये क्या किया, अपना घातम कक्षा के इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। देखिए अब इसको यदि अपना घर भरना होता, इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो कितना निकलेगा? देखिए सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। अब इसे निकालेंगे तो 2 8 और कितना बचेगा? 1। अब इधर बताइए, इसमें आ जाए क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17। कितनी होती है? 17। अब इसके निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? 2 8 7। अब एक बात आप हमें बताइए, उसको एक घर भरने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? यदि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो इसका घर भर जाएगा, लेकिन इसको घर भरने के लिए चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए 1 रुपया कर्जा लेना अच्छा है कि 7 रुपया कर्जा लेना अच्छा है? तो 1 रुपया कर्जा हमें जल्दी मिल जाएगा, लेकिन जब हम 7 रुपया कर्जा लेंगे तो हमें जल्दी नहीं मिलेगा। इसीलिए ये बेचारा अपना ये कपाल पे एक लेके घूम रहा है। ये एक लेके घूम रहा है और ये बेचारा -1 लेके घूम रहा है कि भाई हमें कोई एक दे दो, और ये कहता है भाई हमसे एक कोई ले लो। तो अब यह वैसन आदमी को तलाश करेगा। देखिए अब जब आपको सामान किसी को देना है और उसके बदला में सामान आपको लेना है, आप उस व्यक्ति को खोजेंगे जिस व्यक्ति को उस सामान की जरूरत है। जिस व्यक्ति को, आप सोशल साइंस में पढ़े होंगे, पहले का जो समय था उसमें वस्तु प्रणाली चलता था। अब वस्तु प्रणाली में क्या होता था, थोड़ा 1 मिनट सुन लीजिएगा। वस्तु प्रणाली में क्या होता था, अभी तो मुद्रा प्रणाली है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप 2 भाई हैं, आपके पिताजी के हिस्सा में यदि मान लीजिए कोई सामान है, कोई जानवर है। अब आप दोनों भाई यदि अलग होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जानवर है, 2 भाई हैं, तो आप क्या करेंगे, उस जानवर को बेच देंगे और दोनों आदमी आधा आधा पैसा को कर लेंगे। लेकिन मुद्रा प्रणाली अभी है तो अब अभी दिक्कत नहीं है। तो चलो 2 भाई है, वो जानवर को बेच दो, जो पैसा होगा दोनों भाई आधा आधा करेंगे। लेकिन पहले क्या था, वस्तु प्रणाली था। वस्तु प्रणाली में क्या किया जाता था, यानी वस्तु के बदला वस्तु दिया जाता था। अब देखिए अब 2 भाई है, अब वो भैंस जो है चाहे बकरी है कुछ भी है, तो उसको क्या हो, उसको या तो काट के बांटो या तो उसके बदला में दूसरा सामान। तो क्या लेगा भैंस के बदला में? बकरी। तो पहले एक दिक्कत था, इसलिए मुद्रा प्रणाली अभी ठीक है, तो आप लोग उसमें पढ़ेंगे, समझ गए? तो ये क्या करेगा बेचारा, एक दूसरे में क्या करेगा, हेरा फेरी। तो जिसको जरूरत है वो लेगा और जिसे जरूरत नहीं है वो नहीं लेगा। तो ये देखिए, इसको देने की जरूरत है और उसे लेने की जरूरत है, दोनों आदमी की जरूरत सेम है। तो क्या करेगा, ये बेचारा इसको दे देगा। तो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है और धातु हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन लेता है। यही कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के बाद धातु के
इलेक्ट्रॉन अधातु के धातु का जो इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, अधातु में जाता है। धातु का इलेक्ट्रॉन अधातु में स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। यानी धातु जो अधातु को देता है इलेक्ट्रॉन, उससे जो यौगिक बनता है, उससे धातु या अधातु का इलेक्ट्रॉन दिया। स्थानांतरण का मतलब होता है लेन देन। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, लेन देन। यहाँ पे हम पोस्ट में लिख देते हैं स्थानांतरण, स्थानांतरण इसका मतलब क्या होता है, लेन देन। इसका मतलब क्या होता है, लेन देन। समझ गए, स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, लेन देन। तो क्या होता है, अधातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, और धातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। यानी उसके लेन देन करने से एक यौगिक बनता है, उस यौगिक को ही क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। तो इसी बात को हम लोग डिफिनेशन में लिख देंगे। इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशन में लिख देंगे, लिखेंगे धातु के अधातु में इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से, यानी धातु जो इलेक्ट्रॉन अधातु को दिया, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, यहाँ पे लेन देन हुआ, जिससे क्या बना, एक यौगिक बना। उस यौगिक को ही क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, सहसंयोजक यौगिक। समझ गए। तो यही था, धातु क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन को किसको दिया, अधातु को दिया, तो जाके क्या बन गया, यानी एशिया। यानी ये जो लेन देन हुआ ना, इस लेन देन को ही हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। चल अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है। चलिए यह भी बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत आसान है। चलिए एक स्लाइड लेते हैं फ्रेश। चलिए अब हम इसे मिटाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं क्या होता है। हम लोग किसकी जानकारी ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अभी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता क्या है, यानी घातम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को बिंदु की सहायता से दर्शाना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। जैसे भी देखिए, कोई भी आप तत्व ले लेंगे, किसी भी तत्व को आप क्या करेंगे, लेंगे, कोई भी तत्व आप ले लेंगे, सोडियम लीजिए, क्लोरीन लीजिए, फ्लोरीन लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, कार्बन लीजिए, हाइड्रोजन लीजिए, हीलियम लीजिए, पोटेशियम लीजिए, कुछ भी लीजिए। जैसे कि हम लेते हैं आपको हाइड्रोजन, क्या लेते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, इसके बृहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। अब इस इलेक्ट्रॉन को बृहत्तम कक्षा में, यानी बाहरी कक्षा, देखिए किसी भी तत्व के परमाणु में, किसी भी तत्व के परमाणु के बाहरी भाग कक्षा में, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को बिंदु की सहायता से दर्शाना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। अब देखिए ये जो था ना, इसके बृहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, अब देखिए 1 है, इसका परमाणु संख्या कितनी है, 1। तो इसके बृहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। कितने होंगे, 1। अब इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पे बिंदु की सहायता से क्या किए, दर्शा दी। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए अब आपके मन में एक बात ये आया होगा, जो क्या इस बिंदु को हम यहीं लिख सकते, तो नहीं, आप इस बिंदु को कहीं लिख सकते हैं। देखिए इस बिंदु को आप यही नहीं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यही नहीं आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यही नहीं आप यहाँ भी लिख सकते हैं। आप इस चारों साइड में कहीं भी लिख सकते हैं। आप ये नहीं, ये यहाँ पे है, अब यहाँ पे हम लगा देंगे बिंदु, तो ऐसा नहीं होता, समझ गए। अब देखिए जैसे हम लेते हैं क्लोरीन, क्या लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 7, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, समझ गए। इसके बृहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसको भी बिंदु के मदद से दर्शा दीजिए।
तो बिंदु से दर्शाइए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। यही क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। जैसे है सोडियम, ये क्या है? सोडियम। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। कितना हो जाएगा? 2 8 और 1 हो गया ना। तब इसे भी बना दीजिए। कितना हो जाएगा इसका? Na, और यहाँ पे लिख दीजिए, बिंदु दे दीजिए, हो गया। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। देखिए कितना हो जाएगा? 2 8 6 हो गया ना। इसके बाद हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो बना दीजिए। ऑक्सीजन के आगे में दीजिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। जैसे कार्बन, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी? 6। बनाइए। तो कितना परमाणु संख्या 6, तो इसके इलेक्ट्रॉन निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। कितना हो जाएगा? 2 और 4। इसके लिख दीजिए 1 2 3 4 होगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। समझ गए? चलिए, यही है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का दूसरा नाम है लुई बिंदु संरचना, यानी इसे लुई नाम के वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। समझ गए? चलिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो कहेंगे किसी भी परमाणु में आयन के बाहरी कक्षा, देखिए किसी भी परमाणु में आयन की जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, किसी भी परमाणु या आयन, आयन भी इसे आप कह सकते हैं। समझ गए? किसी भी परमाणु या आयन के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बिंदु के द्वारा दिखाए जाने वाली तरीका को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहा जाता है। देखिए किसी भी परमाणु का बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे बिंदु की सहायता से दर्शाना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। किसी भी परमाणु का जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा ना, उस इलेक्ट्रॉन को किसकी सहायता से दर्शाएंगे हम लोग? बिंदु के सहायता। दर्शाना का मतलब दिखाना, यानी बिंदु के सहायता मतलब मदद से, बिंदु बिंदु करके हम क्या करेंगे? दिखाएंगे। उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसे लुई नाम के वैज्ञानिक ने खोज किया था, इसीलिए इसका नाम है लुई बिंदु संरचना। इसका दूसरा नाम लिख देंगे, इसका खोज लुई ने किया था, इसलिए इसे लुई बिंदु संरचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुई बिंदु संरचना के नाम से जाना जाता है। अब चलिए, अब हम एक चीज और जान लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को खत्म कर देंगे। आयन क्या होता है? बहुत छोटी सी बात है, और चूंकि यह सब चर्चा हो चुका है इसी पे है, इसीलिए हम सोचते हैं उसको हम कर लेते हैं। समझ गए? चूंकि छोटी सी बात है और आप पढ़ चुके हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होगा। आयन के बारे में बस वही बताना। आयन, आयन दो प्रकार के, एगो धन आयन, एगो ऋण आयन। देखिए किसी भी तत्व में क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है या तो घटी होती है, या तो कमी होगी या तो वृद्धि होगी। उसी को ठीक ठाक करने के लिए कौन आता है? आयन आता है। चलिए देखते हैं यही क्या है। आयन क्या है? क्या है आयन? देखिए किसी भी परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होती है। क्या अधिकता मतलब अधिक होती है, या तो कमी होगी या तो अधिक होती है, तो वह तत्व क्या हो जाते हैं? आवेश युक्त होते हैं, उसी को आयन कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, हम आपको एक स्लाइड लेते हैं और यहाँ पे आपको हम बताते हैं। देखिए कोई भी आयन लेते हैं, कोई भी परमाणु लीजिए। समझ गए? कोई भी आप क्या कीजिए? परमाणु को लीजिए। अब देखेंगे उस परमाणु में या तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी या तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी। जैसे में देखिए आप ये लेते हैं, आप ऑक्सीजन, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। अब देखिए, अब जब आप ऑक्सीजन लिए तब ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए कितना निकलेगा? 2 और 6, चूंकि कितना बचेगा? 2 और 6। अब बताइए क्या हुआ? इस पे आयन आया, आवेश आया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएंगे? -2 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? -2। अब देखिए ना, इस पे आयन आया ना, आया ना। देखिए एक होते हैं धन आयन, एक देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आई। जैसे अब हम लेते हैं सोडियम, क्या लेते हैं? सोडियम। अब सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11।
और जब सोडियम की जो परमाणु संख्या 11 होती है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे कितना निकलेगा 2 8 1। अब बताइए इसमें देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ, ये इसके कपाट पे जाके क्या हो गया, बैठ गया। यही कहते हैं। अब देखिए किसी परमाणु में या तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी या तो कमी होती है, तो जिसके कारण वो क्या होते हैं, आवेश युक्त होते हैं। आवेश मतलब चार्ज के साथ हो जाता है। देखिए बढ़ गया इसमें प्लस चार्ज, घट गया इसमें माइनस चार्ज। यदि बढ़ रहा है तो इस पे प्लस चार्ज और घट रहा है तो माइनस। और प्लस को आप क्या कहते हैं, धन कहते हैं, और माइनस को क्या कहते हैं, ऋण कहते हैं। यानी अब यहाँ से बात ये पता चला, जो आयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होते हैं धन आयन, धनायन, एक होते हैं ऋण आयन, ऋणायन। समझ गए। तो धन आयन मतलब प्लस, ऋण आयन मतलब माइनस। देखिए सबसे पहले आयन क्या है, तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जब वृद्धि होती है या तो क्या होती है, घटी होती है। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ये क्या होते हैं, तत्व। जो भी तत्व है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, कोई भी तत्व ले लीजिए आप, किसी भी तत्व को आप ले लीजिए। समझ गए। जैसे पोटेशियम में लेते हैं तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। अब बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 8 8 दूनी 16 2 18, कितना बच गया 1। अब बताइए तो इसमें प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए इसमें कितना आया, प्लस 1 आया। यानी किसी भी तत्व का या तो इलेक्ट्रॉन में घटी होगी या तो वृद्धि होगी। जब इलेक्ट्रॉन में घटी होगी तो ये वो आवेश युक्त होंगे, या वृद्धि होगी तो ये वो क्या होंगे, आवेश युक्त। यानी उस पर चार्ज आ रहा है, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। और आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धन आयन और एक होते हैं ऋण आयन। एक क्या होते हैं, धन आयन, और एक होते हैं ऋण आयन। यानी जिस पे प्लस चार्ज होता है वो धन आयन, और जिस पे माइनस चार्ज होता है वो ऋण आयन। तो धन आयन क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धन आवेश होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, ग्रहण मतलब स्वीकार करता है यानी लेता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे ऋण आयन, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे धन आयन। देखिए कर्जा वही व्यक्ति लेता है जिसे पैसा की जरूरत होता है, कर्जा वह व्यक्ति कभी नहीं लेता जिसे पैसा की जरूरत नहीं है। और कर्जा वही व्यक्ति देता है जिसे अपना खर्चा के अलावा एक्स्ट्रा पैसा होता है। यानी हम कर्जा उसी वक्त लगा सकते हैं जब हमारे पास पैसा क्या हो, एक्स्ट्रा। समझ गए। बस यही बात को क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए यही था, जब किसी परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है तो वह आवेश युक्त हो जाता है। क्या होता है, जैसे हम अभी आपको क्या बताया, Na पर प्लस आ जाता है और Cl पे क्या आता है, माइनस। यानी इस पे चार्ज आता है ना, ये क्या होता है, आवेश युक्त, यानी चार्ज के साथ जुड़ जाता है। या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो ये उस पे चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन घटा तो माइनस चार्ज। समझ गए। तो उसे आयन कहते हैं। और आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन। जब किसी परमाणु पर धन आवेश आता है तो उसे धन आयन कहते हैं, और जब किसी परमाणु पर ऋण आवेश आता है तो उसे ऋण आयन कहते हैं। और एक बात नीचा में नोट करके लिख लीजिएगा, जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग करता है तो उस पर धन आवेश आता है। जब कोई भी तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को मतलब लॉस करते हैं यानी त्याग करते हैं तो उस पर धन आवेश आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उस पर ऋण आवेश आता है। कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो उस पर धन आवेश, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे उस पर ऋण आवेश। इस बात को याद रखेंगे। एक छोटी सी बात है, धन आयन और ऋण आयन में अंतर। तो शायद इसे अगले क्लास में बता देना क्या होगा, उचित होगा। ज्यादा लिखना अच्छा नहीं होगा। तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, समझ गए, लाइक कीजिएगा, और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। समझ गए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।